हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है पढ़ाई वगैरह? बढ़िया। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ह्यूमन डिजीज चैप्टर का। हमने प्रोटोजुआ जनित रोग तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अच्छे से पढ़ लिए थे। हमने जीवाणु जनित रोग तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अच्छे से पढ़ लिए थे। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज। विषाणु जनित रोग तथा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वायरल डिजीज हमने जितनी भी पढ़ी है एक एक करके सारी ले लेते हैं अपन। सबसे पहले जैसे हमने लिखा था पोलियो, माइलिटिस, और इसका एक नाम लिखा था बाल पक्षाघात। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं अपन, इस रोग का रोगजनक एक वायरस का नाम लिखा था हमने एंट्रोवायरस। अब नाम में देखो वायरस आ गया तो डायरेक्ट लिख देते हैं है एंट्रोवायरस है। फैलता किसके कारण है? जल के कारण, ये हम लिख चुके हैं। लेकिन यहां पर अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो पोलियो का टीका है काफी फेमस टीका है, काफी फेमस वैक्सीन है, और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? सर्वप्रथम सन 1952 में जॉन ई साक नामक वैज्ञानिक के द्वारा पोलियो के टीके की खोज आईपीवी के रूप में की गई थी। अब यहां पर आईपीवी का मतलब क्या है? इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन। अपने को ये बात अच्छे से पता है कि जो पोलियो के टीका दिया जाता है, पोलियो की डोज दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है, वो ओरल तरीके से दी जाती है, मुख के माध्यम से दी जाती है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। सन 1952 में जब जॉन ईसोक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, तो वो आईपीवी के रूप में की थी, इंजेक्टिव फॉर्म में की थी। लेकिन वर्तमान में जिस टीके को दिया जाता है ओरल माध्यम से, उसे आईपीवी न कहकर उसे ओपीवी नाम दिया गया है, ओरल पोलियो वैक्सीन। और उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे अल्बर्ट सेबिन। नेक्स्ट वन लिख देता हूं मैं यहां पर। इनके पश्चात सन 1955 में अल्बर्ट सेबिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा पोलियो के टीके की खोज ओपीवी के रूप में की गई थी। अब ओपीवी का पूरा नाम क्या है ये भी अपन लिख लेते हैं। ओपीवी इक्वल टू ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो से रिलेटेड काफी अपने पास ही 2-3 अच्छे पॉइंट्स अक्सर पूछे जाते हैं।
इसके बाद हम चलते हैं सेकंड डिजीज की तरफ, जो हमने लिखी थी पीलिया, और पीलिया को हमने जॉन्डिस नाम दिया था, यकृत शोथ नाम दिया था, हेपेटाइटिस ए नाम दिया था। इससे यकृत शोथ को इंग्लिश में लिवर सिरोसिस भी कह सकते हैं अपन। अब नेक्स्ट डिजीज लिखने से पहले उसके बारे में जो बातें मैं पहले बता चुका वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये देखे अपन के हेपेटाइटिस हमने दो प्रकार का लिखा है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, लेकिन ये कई प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, इसके अलावा एफ, जी, यहां तक के प्रकार का पाया जाता है। लेकिन अपन मुख्य रूप से जो पढ़ रहे हैं अभी दो प्रकार का पढ़ रहे हैं। सेकेंड डिजीज ले रहा हूं मैं यहां पर पीलिया, जिसका नाम हमने जॉन्डिस लिखा था। इसी को हमने यकृत शोथ नाम दिया था। यकृत शोथ को इंग्लिश में लिवर सिरोसिस कहते हैं। इसी को हमने यकृत शोथ ए नाम दिया था। इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में इंग्लिश में लिवर सिरोसिस ए कह सकते हो, साइंटिफिक लैंग्वेज में हेपेटाइटिस ए कह सकते हो। ये अपने सारे नाम हुए इस डिजीज के। इसके बाद अपन चलते हैं कि ये डिजीज, इस रोग का रोगजनक हेपेटाइटिस वायरस ए है। एक और नाम लिख सकते हैं अपन, लेप्टोस्पाइरा है। लेकिन यहां पे एक विशेष बात आती है कि जो हेपेटाइटिस ए हमने पढ़ा और हेपेटाइटिस बी हमने पढ़ा, दोनों में क्या अंतर है? ये बच्चे और वयस्क दोनों में पाई जाती है। यह रोग बच्चों व वयस्क में पाया जाता है, जबकि हेपेटाइटिस डिजीज केवल किसमें पाई जाती है? एडल्ट्स में। इसीलिए वो किसके समकक्ष, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन वयस्क में होने के कारण किससे तुलना करी हमने उसकी? एड्स, क्योंकि एड्स के समान कैरेक्टर पाए जाते हैं जो एडल्ट्स के कैरेक्टर्स होते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं अगला पॉइंट्स इसके लिए। इसको कंपेयर करके अपन देखेंगे। ये वैसे सिंपल डिजीज है, कॉमन डिजीज है ये। इसके बाद चलते अपन नंबर 3 अगले डिजीज की तरफ, जिसका नाम हमने लिखा था सीरम यकृत शोथ। इसके अलावा इसका नाम यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, इसी को हमने एक नाम दिया था ऑस्ट्रेलियन एंटीजन डिजीज। अच्छा, अब यहां पे ये मैटर करता है कि अपने पास जो सीरम यकृत शोथ हेपेटाइटिस नाम की डिजीज है, इसमें एक तुलना करी थी। चलो पहले ये लिखते हैं इस रोग का रोगजनक कौन है। इस रोग का रोगजनक हेपेटाइटिस वायरस बी। हेपेटाइटिस वायरस बी है। और हमने इस वायरस की तुलना किससे करी थी? एड्स के वायरस से, जिसका नाम क्या था बताइए? रेट्रोवायरस। लेकिन उससे पहले हम इस लाइन का कंपेयर करते हैं। यह रोग केवल वयस्क में, केवल नहीं लिखेंगे, मुख्यतः वयस्क में पाया जाता है। इसके
इसके बाद अपन लिखते हैं आगे की तरफ कि ये जो वायरस होता है ये किससे समानता दर्शाता है, रेट्रोवायरस यानी एचआईवी से। यह वायरस एचआईवी अथवा रेट्रोवायरस से समानता दर्शाता है। इसीलिए इसके फैलने के जितने भी रीजंस थे हेपेटाइटिस बी डिजीज के, जितने भी वेक्टर्स हमने पढ़े थे रोगवाहक, वो टोटल किसके समान थे, एड्स के समान। यह वायरस एचआईवी रेट्रोवायरस से समानता दर्शाता है। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यह वायरस, आगे से मिटा देता हूं, यह वायरस एड्स के एचआईवी ऑब्लिक रेट्रोवायरस से समानता दर्शाता है। एड्स के रोगजनक, इसको बीच में लिख लेना, एड्स के रोगजनक एचआईवी या रेट्रोवायरस से समानता दर्शाता है। अब अपने पास ये मैटर करता है कि हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस बी, और जो एड्स का वायरस है रेट्रोवायरस, हमने पढ़ा कि दोनों एक दूसरे के समान समानता दर्शाते हैं। तो क्या ये 100% एक दूसरे के समान होते हैं? नहीं, इनमें कुछ अंतर भी पाया जाता है। अब अंतर क्या होता है वो अपन लिखते हैं आगे, फिलहाल मैं इसे मिटा देता हूं। देखो इधर हम यहां पे लिखते हैं सबसे पहले हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इसके बाद सेकंड डिजीज हम लिख रहे हैं यहां पर एड्स। हेपेटाइटिस बी वायरस का नाम है हेपेटाइटिस वायरस बी, और एड्स के वायरस का नाम है रेट्रोवायरस, जिसे हम एचआईवी के नाम से जानते हैं। ये केवल एक संज्ञा दी गई है, लेकिन नाम क्या है उस वायरस का, रेट्रोवायरस। अब दोनों को कंपेयर करते हैं कि क्या दोनों 100% एक दूसरे के इक्वल होते हैं कैरेक्टर्स में? नहीं। अंतर क्या है? अंतर यह है कि हेपेटाइटिस वायरस बी जो होता है ये अधिक खतरनाक वायरस है। किसकी तुलना में? एड्स के वायरस की तुलना में। ये लो भाई, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई कि एड्स से भी ज्यादा खतरनाक वायरस ये है। तो फिर ये डिजीज इतनी फेमस क्यों नहीं है? ये फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि इसका इलाज संभव है। भले ये वायरस खतरनाक है लेकिन इसका इलाज संभव है। रेट्रोवायरस जो एचआईवी होता है ये इसकी तुलना में कम खतरनाक वायरस है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका इलाज संभव नहीं है। इसमें अगर आप चाहें तो एक और प्रश्न ऐड कर सकते हैं जो मैं लिखा देता हूं, हेपेटाइटिस वायरस बी और एचआईवी, इसका प्रकार लिखा देता हूं मैं यहां पर। ये जो वायरस होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, और जो रेट्रोवायरस होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। ये ज्यादा खतरनाक है, ये कम खतरनाक है। ये ज्यादा खतरनाक होने के बाद भी इलाज संभव रखता है, ये कम खतरनाक होता है लेकिन इसका इलाज संभव नहीं है। इसे आप नोट करें। इसके बाद अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिजीज की तरफ। वायरल डिजीज में अपन ने सबसे पहले लिया पोलियो, उसके बाद ले लिया पीलिया यानी हेपेटाइटिस ए भी कंप्लीट किया, हेपेटाइटिस बी भी कंप्लीट किया। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट डिजीज की तरफ जिसका नाम गलसुआ मम्स। अगले डिजीज है अपने पास, 4 नंबर पे लेते हैं
गलसुआ, जिसे कन्फर्ड नाम भी दिया था अपन ने, मम्स, एपिडेमिक पेरोटिटिस नाम भी इसी को दिया था, पेरोटिटिस। अब इसमें क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, गल, गल का मतलब गाल, सुआ का मतलब सूज जाना, गालों का सूज जाना। अब गाल में कौन सूजेगा, गाल में पाई जाने वाली गल ग्रंथि, यानी जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें सूजन आ जाती है। सबसे पहले लिखेंगे यह रोग, एक वायरस का नाम लिखा था हमने इसके लिए, ऑर्थोमिक्सो वायरस। यह रोग ऑर्थोमिक्सो वायरस, कई जगह ये मम्स वायरस भी लिखा हुआ जाता है डायरेक्ट डिजीज के नाम से ही। यह रोग ऑर्थोमिक्सो वायरस, इस रोग का रोग जनक, लैंग्वेज वही रखेंगे अपन, ऑर्थोमिक्सो वायरस है। अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि इस रोग में क्या होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की के गाल में उपस्थित गल ग्रंथि, पैरोटिड में सूजन आ जाती है, में सूजन आ जाती है। एक बात तो ये हुई, गल ग्रंथि में सूजन आ गई तो गाल फूल गए। इसके अलावा एक और इंपैक्ट यहां पे पड़ता है इस वायरस का। इस रोग से ग्रसित रोगी पुरुष में वृषण यानी टेस्टिस, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे कहते हैं अपन, वृषण में सूजन आ जाने के कारण वह बड़े हो जाते हैं, यानी साइज ग्रोथ कर जाती है उनकी, बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें वीर्य बनने, जो सीमेन बनता है, वीर्य बनने की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो जाती है। ये फाइनली अपना गलसुआ, मम्स, एपिडेमिक पेरोटिटिस नाम का डिजीज भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज की तरफ, जिसका नाम है सर्दी जुकाम, जो राइनो वायरस की वजह से होता है, जो अपने पढ़ा था, लिखा था। और फाइनली वायु के माध्यम से फैल जाता है, खांसी छींक के माध्यम से फैल जाता है। इसके बाद अपन ने लिखा था सर्दी जुकाम के बाद निमोनिया। निमोनिया अपन ने पढ़ा था बैक्टीरियल डिजीज में, लेकिन निमोनिया यहाँ पे भी होता है, मैंने आपको लिखाया था, वायरल डिजीज भी है लेकिन कम खतरनाक है। इसके बाद अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिजीज की तरफ, गलसुआ हो गया, मम्स हो गया। नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं अपन। कौन सी डिजीज ले, आप छोटी माता बड़ी माता ले लेते हैं। अगली डिजीज जो भी नंबर चल रहा है आप लिख लेना। नेक्स्ट डिजीज अपन लेते हैं छोटी माता, ओब्लिक स्मॉल पॉक्स। लिख दिया गलत, करेक्शन करो। स्मॉल शब्द को छोटी से मैच ना करें। छोटी माता को किस नाम से जाना जाता है, चिकन पॉक्स। बाकी नाम अब आपको याद होने चाहिए। एक और नाम लिख देता हूं मैं, जिससे अपने को ये याद रहे कि ये वेरिसेला
हर्पिस वेरिसेला वायरस के कारण होता है, हर्पिस वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। दोनों नाम इसको दिए थे हमने, ये लो। इसके बाद अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले लिखते हैं यह रोग, इस रोग का रोगजनक, इस रोग का रोगजनक हर्पिस वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस है, वायरल डिजीज है। इसके बाद अपन लिखते हैं कि इस रोग में क्या होता है। इस रोग में जो स्किन होती है बच्चे की या किसी व्यक्ति की, उसमें छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। इसे लाल प्लेग भी हमने लिखा था, जो रेडिश कलर शो करते हैं। तो जो दाने निकलते हैं वो रोग मिट जाने के बाद अपने आप चले जाते हैं और किसी भी प्रकार का दाग स्किन वगैरह पर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यहां पर अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं कि इस रोग में बच्चे के शरीर ओब्लिक त्वचा पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं, जो रोग मिट जाने के पश्चात त्वचा पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं छोड़ते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि स्किन में किसी भी प्रकार के जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं या फिर कोई निशान वगैरह होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई धब्बा वगैरह होता है या कोई धसा हुआ पार्ट्स होता है, ऐसा कुछ भी छोड़ के नहीं जाएगा। ये बिल्कुल किसी भी प्रकार से निशान नहीं छोड़ेगा। इसके बाद अपन चलते हैं बड़ी माता की तरफ। तो छोटी माता और बड़ी माता में क्या अंतर है, इसी लाइन को लेकर देखेंगे अपन। बड़ी माता को अपन कहते हैं स्मॉल पॉक्स, हमेशा याद रखें स्मॉल पॉक्स। और इसी को हमने वेरियोला नाम दिया था, जिसे वेहरोला भी कहते हैं। अब इस रोग का रोगजनक क्या लिखा था हमने, इस रोग का रोगजनक वेरियोला नामक वायरस है। सबसे पहली बात। इसके बाद अपन इस लाइन को कंपेयर करते हैं कि इस रोग में बच्चे के शरीर या त्वचा पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। इस रोग में व्यक्ति भी लिख सकते हो कि शरीर पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं, जिनमें आगे चलकर पानी जैसा अपशिष्ट द्रव्य भर जाता है। और इसकी खास बात क्या होती है कि इस रोग के मिट जाने के पश्चात, यह दाने त्वचा पर अपना निशान छोड़ देते हैं। ये लो भाई, बहुत बुरी बात है। अगर किसी को बड़ी माता हुई है
इसका मतलब लाइफ टाइम के लिए उसकी बॉडी पर क्या रह जाएंगे, उस डिजीज के निशान रह जाएंगे। इसका मतलब अधिकांश जो युवा है या फिर वर्तमान में जिनके स्किन पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं है, अगर बचपन में उसको माता निकली है तो 100% वो कौन सी माता निकली है, छोटी माता। यही कारण है कि वर्तमान में हमारी त्वचा पर किसी भी प्रकार का निशान मौजूद नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की त्वचा पर आपको धब्बे दिखाई देते हैं पूरी बॉडी पर या खास करके चेहरे पर, तो 100% वो किस रोग से डिजीज मतलब किस रोग से ग्रसित हो चुका है उसकी लाइफ में, बड़ी माता यानी वेरिओला, वेरोला या फिर स्मॉल पॉक्स। छोटी माता बड़ी माता डिजीज कंप्लीट हुई। इसके बाद अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिजीज की तरफ। देखो यहां पर एक अच्छी बात यह आती है कि चेचक के टीके की खोज, यानी सबसे पहले जो टीका खोजा गया था वो चेचक का टीका था, और इसकी खोज एडवर्ड जेनर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। तो हम यहां पर एक नोट लगाकर लिख लेते हैं इसके लिए। सर्वप्रथम खोजा गया टीका था, आंसर दे रहे हैं चेचक का टीका। और इस टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी, वो भी लिख लेते अपन। चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अतः इन्हें टीका विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी कहा जाता है। ये लीजिए। इसके बाद अपन चलते अपनी नेक्स्ट डिजीज की तरफ। छोटी माता बड़ी माता, अब कौन से डिजीज लोगे, हमने सबसे पहले पोलियो लिख लिया, पोलियो के बाद 2 नंबर पे पीलिया लिख लिया, जिसे अपन ने हेपेटाइटिस ए, 3 नंबर पे हेपेटाइटिस बी हमने लिख लिया, खसरा हो गया अपना, मम्स हो गया अपना, 6 नंबर पे सर्दी जुकाम हमने लिखा नहीं है, रेनो वायरस लिख लिया पहले, सर्दी जुकाम। 7 नंबर 8 नंबर पे बड़ी माता छोटी माता हो चुकी है। इसके बाद 9 नंबर पे लेते हैं अपन फ्लू, फ्लू डिजीज ले लेते हैं, अच्छी डिजीज है फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा। फ्लू डिजीज इन्फ्लुएंजा की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट डिजीज अपन ले रहे हैं फ्लू, इन्फ्लुएंजा। सबसे पहले अपन ने लिखा था कि यह रोग, चलो इसके प्रकार लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले इसमें अपन ने लिखा था आई फ्लू, और आई फ्लू के लिखते हैं, आई फ्लू के लिए हम लिखते हैं यह रोग एडिनो वायरस। चलो इसका एक और नाम लिखाता हूं मैं आपको, इसे पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है, और इसे कंजक्टिवाइटिस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है।
सबसे पहले अपन इसका लिखते हैं, इस रोग का रोगजनक, इस रोग का रोगजनक एडिनोवायरस है, और ये रोग वायु के द्वारा या फिर टच होने के द्वारा एक व्यक्ति से या एक रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। सेकंड नंबर पे लिख रहे हैं अपन बर्ड फ्लू, जो हमने लिखा था कि इस रोग का रोगजनक अब एक वायरस लिखा था हमने H5N1, हमने जो लिखा था केवल HN वायरस लिखा था, हीमोग्लूटिनिन न्यूरामिनिडेज नामक वायरस, लेकिन अब इसका जो परफेक्ट आंसर है बर्ड फ्लू के लिए वो है H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। इस रोग का रोगजनक H5N1 नामक वायरस है, और ये रोग जो पक्षी होते हैं उनका मांस खाने से फैलता है। इसलिए काफी चीजें प्रकृति में जिनको अपन खा सकते हैं आराम से, जरूरत नहीं है इन चीजों की, छोड़ सकते हैं अपन आराम से इन्हें। नेक्स्ट अपन चलते हैं बर्ड फ्लू के बाद स्वाइन फ्लू की तरफ, और स्वाइन फ्लू हमने लिखा था, थर्ड वाला लिख लेते हैं अपन। तीसरे नंबर पे लिखते हैं अपन स्वाइन फ्लू। तीसरे प्रकार का जो फ्लू लिखा था अपन ने स्वाइन फ्लू, इसके लिए पहली लाइन लिखेंगे अपन, इस रोग का रोगजनक H1N1 नामक वायरस है। हालांकि ये प्रमुख है, इसके अलावा H1N2 हो सकता है, H3N1 हो सकता है, H3N2 हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रमुख है, इसलिए ये हर बुक्स में आपको दिखाई देगा। ये लिखिए, और हमने पढ़ा था कि ये किसके द्वारा फैलता है, जो सुअर होता है यानी स्वाइन, उसका मांस खाने से ये फैलता है, इसलिए इसका भी त्याग करें। अगली डिजीज की तरफ चलते हैं अपन। 9 नंबर पे अपन पढ़ चुके 10, 11, 12 और 13। इसमें लास्ट में हमने एड्स लिया था, देन एक डेंगू हो जाएगा अपने पास, एक चिकनगुनिया हो जाएगा, और एक जो बचा हुआ है काफी अच्छी डिजीज, मतलब काफी खतरनाक डिजीज, रेबीज। नेक्स्ट डिजीज लेते हैं अपन रेबीज, जिसको अपन ने जलातंक, जलभीति, हाइड्रोफोबिया ऐसे कुछ नाम दिए थे। हाइड्रोफोबिया, जलभीति और जलातंक इसी का हिंदी वर्जन है, यानी हाइड्रो यानी जल, फोबिया यानी डर, जल से डर लगने वाली डिजीज। अब सबसे पहले अपन लिखते हैं इसका वायरस, इस रोग का रोगजनक, इस रोग का रोगजनक रेहब्डो वायरस है। अब क्या होता है कि ये रोग हमने पढ़ा था कि पागल कुत्ते के काटने से फैलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमने कुत्तों को काटते हुए देखा है, इसलिए पागल कुत्ता ज्यादा लिखा हुआ आता है। वरना आंसर में क्या क्या आ सकते हैं, पागल कुत्ते के काटने से, पागल बंदर के काटने से, पागल बिल्ली के काटने से, पागल मनुष्य के काटने से डिजीज हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति में डिजीज हो जाती है तो 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन अपन देख लेते हैं, इस रोग से ग्रसित रोगी को जल देखने मात्र से ही डर लगने लगता है। अगर आप उसके पास पानी लेके जाओगे या थोड़ा सा उछाल के फेंक दोगे तो दूर भाग जाएगा। इस रोग से ग्रसित रोगी को जल देखने मात्र से ही डर लगने लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को या स्वस्थ व्यक्ति को एक पागल कुत्ते ने काट लिया, जिसकी लार में रेहब्डो वायरस था, स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में प्रवेश कर गया,
अब दो कंडीशन होती है कि जिस स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में पागल कुत्ते के काटने से इसका वायरस प्रवेश करता है यानी रैबिडो वायरस प्रवेश करता है, तो अब दो कंडीशन होती है। उस स्वस्थ व्यक्ति में रैबिडो वायरस एंटर हो चुका है, अब अगर उसके लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं यानी उस रोगी में इस डिजीज के कैरेक्टर्स प्रकट होने लग जाते हैं, जैसे कुत्ते के समान लार टपकाना, जीभ निकालना, कुत्ते के समान ऐसे ऐसे हाँपना, ये सब कैरेक्टर्स वो शो करने लग जाता है, तो ये चीज कंफर्म है कि उसकी मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली है, निश्चित है उसकी डेथ। लेकिन पागल कुत्ते के काटने के बाद उस व्यक्ति को समय रहते हैं यानी रेबीज रोग के कैरेक्टर उत्पन्न होने से पहले ही एंटी रेबीज के इंजेक्शन अगर दे दिया जाता है तो फिर उसके बचने के चांस पूरे पूरे हो जाते हैं। तो अपन ये दो कंडीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे इस रोग से ग्रसित रोगी कुत्ते के समान जिह्वा यानी टंग बाहर निकाले रहता है, साथ ही कुत्ते के समान हाँफना व लार टपकाना। आदि लक्षण भी दर्शाने लगता है। अब अगर ये कैरेक्टर उसमें शो हो गए तो कंफर्म है कि उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। लेकिन अगर ये कैरेक्टर शो होने से पहले ही यानी जिसको पागल कुत्ते ने काट लिया उसमें अगर ये कैरेक्टर शो होने से पहले उसको एंटीरेबीज का इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उसके बचने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती है। तो अपन वो भी लिख लेते हैं। पागल कुत्ते के काटने के पश्चात इस रोग के लक्षण तथा इस रोग के लक्षण उत्पन्न होने से पूर्व यदि समय रहते उस व्यक्ति को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उसके बचने की संभावना बन जाती है। लेकिन यदि समय रहते इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है देखो क्या होता है, कई बार कई व्यक्तियों को कुत्ता काट लेता है तो वो ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाते, खुद ही अपना इलाज कर लेते हैं। लेकिन बाई चांस अगर उस कुत्ते की लार में रेबिडो वायरस था और वो आपकी बॉडी में या उस व्यक्ति की बॉडी में प्रवेश कर जाए और ये सिम्टम्स अगर दिखने लग जाए तो उसकी डेथ होने से कोई नहीं बचा सकता, मृत्यु निश्चित है। इसीलिए जब भी कोई पागल कुत्ता, बंदर, बिल्ली काट ले तो अपने को इंतजार नहीं करना है, समय रहते सबसे पहले हॉस्पिटल जाएं और वहां पर जाकर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाएं। इसके बाद अपन चलते हैं कि इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है और उस व्यक्ति में इस रोग के लक्षण
इस रोग के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं या होने लग जाते हैं। तो उस रोगी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। इसी के साथ आपका रेहब्डो वायरस के कारण होने वाली डिजीज रेबीज भी कंप्लीट हुई। और इसमें अपन एक पॉइंट और लिखेंगे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कंप्लीट रेबीज इसे नोट कर लो अच्छे से। इसके बाद अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिजीज की तरफ, जिसका नाम है डेंगू, चिकनगुनिया और एड्स। लास्ट 3 डिजीज और। ये लो, नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं अपन, डेंगू। इसका हमने एक नाम लिखा था हड्डी तोड़ बुखार। सबसे पहले क्या पॉइंट लिखेंगे? इस रोग का रोगजनक, जल्दी से बताओ, इस रोग का रोगजनक कौन है? अर्बोवायरस। इसके बाद चलते हैं अपन, इस रोग का रोगजनक अर्बोवायरस है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की हड्डियां या हड्डियों में दर्द उत्पन्न होने लगता है। लेकिन ये सिम्टम्स हमने सुना नहीं है। हमने तो क्या सुना है कि जो डेंगू का मरीज होता है उसकी ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो अपन मेन मुद्दे पर एक बार फिर आते हैं। ये भी इसका अच्छा सिम्टम्स है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में रक्त पट्टिकाएं, जिन्हें ब्लड प्लेटलेट्स भी कहा जाता है, एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, और जो तीसरा प्रकार अपन पढ़ते हैं ब्लड में वो होता है रक्त पट्टिकाएं, ब्लड प्लेटलेट्स। रक्त पट्टिकाओं लिख देता हूं मैं, ब्लड प्लेटलेट्स। की संख्या में कमी आने लग जाती है। अब यहां पर देखो, जब भी किसी व्यक्ति को डेंगू डिजीज होती है तो एक प्लांट काफी फेमस हो जाता है। पपीते का जो पत्ते का रस होता है वो काफी फेमस हो जाता है। ऐसा क्यों? बीमारियां तो अन्य भी है, कई बीमारियां हैं, कभी ऐसा कोई धतूरे का रस, पपीते का रस, आम का रस ऐसे कोई फेमस नहीं हुआ। लेकिन पपीते के पत्ते का रस इतना फेमस क्यों हो गया? क्योंकि डेंगू वर्तमान तक की एक ऐसी बीमारी है जिसकी
मार्केट में किसी भी प्रकार की अंग्रेजी दवा उपलब्ध नहीं है। अब जब इंग्लिश मेडिसिन उपलब्ध नहीं है तो कंफर्म अपन कहाँ भागते हैं, फिर आयुर्वेद की तरफ, यानी पपीते के पत्ते के रस की तरफ। तो यहां पे लिख लेते हैं वर्तमान में इस रोग के इलाज हेतु किसी भी प्रकार की अंग्रेजी दवा उपलब्ध नहीं है, अतः रोगी व्यक्ति को पपीते के पत्ते का रस पिलाया जाता है। और ये रस किसके लिए फायदेमंद होता है, मतलब बॉडी में ऐसा क्या करता है, तो स्टूडेंट कहते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ा देता है। लेकिन ये इसका सेकंड फैक्टर है। इसका जो सबसे मेन फैक्टर है वो होता है कि ये ऐसी कंडीशन में ह्यूमंस को एंटीबायोटिक पावर या इम्यून पावर प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद अपन चलते हैं, ये डेंगू अपना कंप्लीट। डेंगू से रिलेटेड विशेष कोई पॉइंट्स अपने पास आगे है नहीं। इसके बाद चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट डिजीज की तरफ, जिसका नाम है चिकनगुनिया। और इसको हमने ये लिख दिया, इस रोग का रोगजनक कौन है। इसका नाम इसी के नाम पे लिखा था अपन ने, चिकनगुनिया वायरस। और एक और नाम लिखा था अपन ने इसका, टोगा वायरस। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की के शरीर में उपस्थित जोड़ों में दर्द उत्पन्न होता है, यानी जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, उनमें काफी पेन उत्पन्न होता है इस डिजीज के द्वारा। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति अच्छा, डेंगू के बाद अगर आप चाहो तो मैं एक नोट लिखा देता हूं, ये केवल एज ए ट्रिक लिखा रहा हूं, जिसे हमने एक डब्बा बना के लिख सकते हो आप। हमने एक डिजीज पढ़ी थी मलेरिया, ये केवल याद करने के लिए बता रहा हूं। दूसरी डिजीज पढ़ी थी हमने टाइफाइड, और एक और डिजीज पढ़ी थी हमने जस्ट अभी डेंगू। चिकनगुनिया से और डेंगू के बाद और चिकनगुनिया से पहले लिखेंगे अपन ये। इसमें हमने क्या देखा कि ब्लड में हम 3 प्रकार की सेल्स पढ़ते हैं। वैसे तो 2 प्रकार की होती है, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। तीसरी वाली सेल्स नहीं होती, ये मेगाकैरियोसाइट सेल्स के टुकड़े होते हैं, यानी जिन्हें हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। लेकिन फिर भी अभी हम 3 मानते हैं। तो जो आरबीसी की कमी होती है वो किस डिजीज में होगी, मलेरिया। टाइफाइड में हमने किसकी कमी देखी थी, डब्ल्यूबीसी की कमी। और डेंगू में हमने किसकी कमी देखी, ब्लड प्लेटलेट्स की कमी। इन तीनों को नोट कर लो आप, तीनों डिजीज भी याद होनी चाहिए, तीनों के कैरेक्टर्स भी याद होने चाहिए। फिर हम आते हैं वापस अपने डिजीज चिकनगुनिया की तरफ। इस रोग का रोगजनक चिकनगुनिया या टोगा वायरस है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में उपस्थित जोड़ों में दर्द उत्पन्न होता है। काफी है। इसके बाद चलते अपन अपनी आखिरी डिजीज की तरफ, जिसका नाम है एड्स। इसको भी मिटा देता हूं मैं। लास्ट डिजीज एड्स
AIDS। सबसे पहला प्रश्न, इस रोग का रोगजनक रेट्रोवायरस है, जिसे अपन HIV कहते हैं। क्या करता है ये वायरस? यह वायरस मानव शरीर की असंक्राम्यता प्रणाली, शुद्ध हिंदी वर्ड लिख रहा हूं मैं यहां पर, अथवा प्रतिरक्षी क्षमता, जिसे अपन इम्यून पावर कहते हैं, को कम अथवा समाप्त करने लग जाता है। अब क्या होगा अगर व्यक्ति की इम्यून पावर समाप्त होने लग जाएगी तो क्या होगा? लेकिन उससे पहले अपन लिखते हैं, इस रोग का अपना स्वयं का कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होता है। केवल एक सिम्टम्स है कि जो उसकी इम्यून पावर है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगी? काफी कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा अगर किसी व्यक्ति की इम्यून पावर कम हो जाती है? तो फिर जो अन्य डिजीज के रोगजनक हैं, जैसे कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई जीवाणु हो सकता है, कोई विषाणु भी हो सकता है, अन्य विषाणु हो सकता है, इसके अलावा कवक हो सकती है, कोई कृमि हो सकता है, तो वो क्या करेंगे? उन्होंने देख लिया कि भाई इस व्यक्ति के शरीर की जो प्रतिरक्षी क्षमता थी वो कमजोर पड़ गई है, तो वो जितने भी हैं, कौन कौन, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक और कृमि, वो सारे इस व्यक्ति के शरीर पर क्या हो जाएंगे? हावी हो जाएंगे, और इस शरीर को एक घर बना लेंगे, किसके लिए? रोग पैदा करने के लिए। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो इसके खुद के नहीं होते, वो किसके होते हैं? अन्य रोगजनक के द्वारा दर्शाए जाने वाले बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इस रोग के द्वारा जैसे ही व्यक्ति की प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर हो जाती है तो अन्य रोगजनक जैसे, सबसे पहले लिखेंगे अपन प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक व कृमि, इस मानव शरीर को, इस रोगी व्यक्ति के शरीर को रोग उत्पन्न करने का घर बना लेते हैं। इसी के साथ आपकी एड्स डिजीज भी कंप्लीट हुई। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? HIV का पूरा नाम क्या होता है? चलो लिख देते हैं यहीं पर, सबसे अच्छा तो ये रहेगा, AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। और जो HIV है ये एक संज्ञा है कि ये वायरस क्या करता है। कौन सा वायरस? रेट्रोवायरस। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ह्यूमन की इम्यून पावर को कम करने का कार्य करता है, इसलिए इसे नाम दिया है ह्यूमन की इम्यूनो पावर को कम करने वाला वायरस। तो यहां पे इसका पूरा नाम लिख देते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
और इसी के साथ आपका वायरल डिजीज और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो अपन ने कंप्लीट किए। स्टेप बाय स्टेप हम काफी आगे तक बढ़ चुके हैं। हमने डिजीज पढ़ी, डिजीज के पैथोजेंस पढ़े, डिजीज के वेक्टर्स पढ़े, टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ा। उसके बाद हमने प्रोटोजोअल डिजीज पढ़ी, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी, वायरल डिजीज पढ़ी, फंगल डिजीज पढ़ी, वर्म डिजीज पढ़ी। इनके सभी के पैथोजेंस के नाम हमने लिखे। उसके बाद वेक्टर्स के नाम हमने लिखे कि किस किस रोगजनक के द्वारा यह होती है या फिर किस किस रोगवाहक के द्वारा यह फैलती है। देन हमने प्रत्येक प्रकार, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो, अभी हम विषाणु तक पहुंचे हैं, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी लिखे। बस ये है कि इस चैप्टर्स को आराम से पढ़ते जाएं, क्योंकि जितना आराम से पढ़ोगे उतना ज्यादा ये अच्छा लगने लगेगा आपको और इंटरेस्ट भी आपका जागेगा। इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में।